बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने जो चीज़ नेक्स्ट पढ़नी है वह कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी का तारुफ पढ़ा, उसके अंदर जो चीज़ें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको आपस में रिलेट कैसे किया जाता है, उनको नाम कैसे दिया जाता है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंजर्वेशन कैसे करनी है, उनको बचाना कैसे है। क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर पाए जाने वाले काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो वाली होती हैं कि जो पहले पाई जाती थी लेकिन वो फिर क्या हुआ, किसी वजह से वो मरना शुरू हो गई और मरते मरते वो सारी उस तरह के जानवर या फिर उस तरह के प्लांट ख़त्म हो गए और आज के दौर में वो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। और मशहूर मिसाल है तो जैसे कि डायनासोर्स, वो पहले पाए जाते थे, फिर नेचर के चेंज होने की वजह से वो किसी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए और एक्सटिंक्ट होने के बाद अब वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं कि वो अब वो नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को बचाने के ये ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनको बचाया जाता है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो सकें। और जो हो चुकी हुई हैं उनको भी क्या किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है। उसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज़ होती हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो वाली स्पीशीज़ को कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उनकी ज़्यादा कम हो गई हो और वो कुछ वक्त के बाद अगर उसी रेट से वो मरती रही तो कुछ वक्त के बाद वो भी क्या हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये दो चीज़ें थी जो यहाँ पर बताना लाजमी थी। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करते कैसे हैं और इनको क्या क्या ख़तरात लाहक हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उससे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनकी तादाद में ह्यूमन बींग्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करेंगे, पौधों को इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा क्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जानवर को वो क्या करेंगे, उनका शिकार करके खाएंगे। तो ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की वजह से कोई ना कोई मसाइल पैदा होंगे। अब हम वही पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 10,000 साल पहले तकरीबन सिर्फ 5,50,00,000 लोग पाए जाते थे पूरी दुनिया के अंदर। तो उनको बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती थी और काफ़ी ज़्यादा इलाका वैसे ही पड़ा होता था और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती थी, मतलब दरख्त वगैरह होते थे और आज़ाद एनिमल्स वगैरह होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब तकरीबन 600 से 700 मिलियन के करीब क्या हो गई है, आबादी चली गई है। तो अब जितनी ज़्यादा आबादी हो गई है, आबादी इंक्रीज़ होने की वजह से जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। मोर पीपल रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जब रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी वजह से हमारी जो हैबिटेट है, डिफोरेस्टेशन हो जाएगी, हैबिटेट लॉस हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन होगी, ओवर हंटिंग होगी, मतलब जो दरख्त वगैरह काटे जाएंगे ताकि वहाँ पर रहा जा सके या फिर ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया जाएगा। अब ये जब दरख्त वगैरह काटे जाएंगे तो हैबिटेट का लॉस हो जाएगा। हैबिटेट किसको कहते हैं कि जहाँ पर जानवर को पाए जाते हैं और उनकी वो जगह होती है, इलाका होता है। तो अगर समंदर उसमें रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, तो हम फॉरेस्ट को ही अगर काट देंगे तो उनका हैबिटेट भी क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर क्लाइमेट के अंदर भी चेंज आएगा। जो मौसम है उसकी सर्दी गर्मी का वक़्त या फिर बारिश का, तो ये सारों के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये है ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे। दूसरी ये है कि अगर वो ओवर हंटिंग करते रहें। ओवर हंटिंग क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा हद से बढ़कर शिकार करना, किसी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का। तो जब ज़्यादा ओवर हंटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म को वो ज़्यादा से ज़्यादा जब मारा जाएगा, उनको खाया जाएगा, तो क्या उन ऑर्गेनिज्म की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की जाती है कि ओवर हंटिंग से रोका जाता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ कानून वगैरह लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ रूल बनाए जाते हैं ताकि ओवर हंटिंग ना कर सकें और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या हो सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। इससे सिर्फ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होती, सिर्फ एक्सटिंक्ट नहीं होती, एक्सटिंक्ट होने के बाद अलावा भी बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ
उनको एंडेंजरमेंट का शिकार हो जाती हैं, वो एंडेंजर हो जाती हैं कि वो भी उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो आने वाले वक्त में जाके क्या हो जाएंगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इट कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ द 100 ऑफ द स्पीशीज़ के सैकड़ों की तादाद में स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हैं। लेकिन इसके अलावा द एंडेंजरमेंट ऑफ द मैनी मोर, जो एंडेंजरमेंट होती है, जो ख़तरा लाहक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ को होता है, वो हज़ारों लाखों की तादाद में होता है, या ओवर हंटिंग। उसके बाद अगर हम देखें कि मज़ीद कौन सी परेशानी है, बायोडाइवर्सिटी को कौन सा ख़तरा है, वो क्या है कि डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि फॉरेस्ट को काटना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, कि ट्रीज़ को जहाँ पर दरख्त वगैरह लगे हैं तो वो दरख्तों को काटना हद से ज़्यादा, और फिर क्या होना, वो जहाँ पर फॉरेस्ट पाया जा रहा है, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड टू द नॉन फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब ये इसको करने के लिए इसकी वजूहात भी हैं कुछ, और जब किया जाता है उसके बाद इसके इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर वजूहात में देखा तो यही वही बात कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग्स के पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, वही सब कुछ है। ह्यूमन बींग्स अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो दरख्त को काट देते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पर एक नया शहर या नया कस्बा वगैरह आबाद हो जाता है। तो सबसे पहला क्या है, अर्बन डेवलपमेंट। दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर, कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, कोई आफत आ गई है, कोई सैलाब आ गया या फिर कोई ज़लज़ला आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में। या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फसलों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या किया जाएगा, फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पूरी की जा सके, और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इसकी वजह। अगर हम इसके इफेक्ट्स में देखें, इफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, के जब तादाद कम हो जाएगी दरख्तों की, तो दरख्तों की तादाद कम होने की वजह से ज़मीन के अंदर से क्या हो जाएगा, जो पानी की तादाद है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की तादाद है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, या किसी वजह से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब ये है कि पानी की तादाद जो है एनवायरनमेंट के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जब पानी की अफेक्ट होगा तो सॉइल क्या होगी, सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो वो सॉइल उस काबिल नहीं रहेगी उसके अंदर कोई नई चीज़ उगाई जा सके, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाएगा, तो वो आपस में जुड़ नहीं पाएगी। तो ये एक और मसला होता है कि जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो दरख्त की जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को आपस में जकड़ के रखती हैं, सॉइल को बहने नहीं देती और सॉइल को जोड़ के रखती है ज़मीन को। लेकिन जब दरख्त ही ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से, तो फिर क्या होगा कि वो सॉइल जो है, वो मिट्टी है, मिट्टी के ज़रात आपस में अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे, और जब पानी आएगा, बारिश आएगी, तो क्या हो जाएगा, उस पानी को, उस मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाएंगे। अब मिट्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, वो भी उसके साथ क्या करेंगे, बह जाएंगे। अब वो बहने के बाद क्या होगा, वो चले जाएंगे समंदर वगैरह में। जैसे अब मिट्टी वगैरह अगर मिनरल्स समंदर में चले गए, अब सॉरी दरिया में चले गए, दरिया में जाने के बाद जब मिट्टी वगैरह उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाएगी, तो पानी की सतह उसकी ऊपर आ जाएगी। पानी की सतह ऊपर आने की वजह से पानी भी बाहर जा सकता है। पानी जब बाहर जाता है तो उससे क्या होता है, फिर उससे फ्लड आता है या फिर सैलाब आता है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ डैम, वही अगर पानी जो मिट्टी वाला था, मड वाला था या सिल्ट वाला था, तो वही पानी अगर डैम में चला जाए तो डैम की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो मिट्टी भरना शुरू हो गई है। मिट्टी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, पानी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और डैम पानी की कैपेसिटी कम हो जाएगी और डैम ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से मज़ीद काफ़ी जो फसलों को पानी मिलता है या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो सारे काम सही नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि क्लाइमेट चेंज, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फॉरेस्ट ने क्या करना होता है कि एनवायरनमेंट को साफ़ करना होता है, और वहाँ पर ट्रांसपरेशन जब होती है, ट्रांसपरेशन की वजह से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जब पानी जाता है तो फिर क्या होती है, वहाँ पर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के बाद फिर बारिश आती है। लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ये सारा सिस्टम नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाएगा और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा कि इकोनॉमी लॉस, पॉपुलेशन क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि फॉरेस्ट के दरख्तों को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर दरख्तों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, उसके अलावा इससे कागज़ वगैरह बनाया जाता है।
घर वगैरह बनाए जाते हैं वुड इसकी लकड़ी से, या फिर इससे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं जिसको हम दरामद करके या फिर उसका इस्तेमाल करके लोगों को बेच के तजारत कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर यह है कि हमें इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल होता है दरख्तों वगैरह से। लेकिन जब दरख्त वगैरह ही काट देंगे, ना दरख्त वहाँ पर उगेंगे और वहाँ पर सारी ह्यूमन आबादी आ जाएगी, या फिर वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह उगाने शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा और इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। और एयर पॉपुलेशन में पहले भी बता चुका हूँ कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर दरख्त नहीं होंगे तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कौन करते हैं, वो दरख्त करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज नहीं कर पाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होती जाएगी, और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा गैसेज होती हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स उसको साफ़ करते हैं, या फिर प्लांट्स के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको साफ़ करते हैं, लेकिन जब वो होंगे नहीं तो वो उसको साफ़ नहीं कर पाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लैंड की पॉपुलेशन भी और एयर की पॉपुलेशन भी। उसके बाद डिक्रीज द नेचुरल ब्यूटी। अब जो नेचुरल ब्यूटी होती है फॉरेस्ट की वजह से, उसके अंदर टूरिस्ट आते हैं और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, इकोनॉमी, टूरिस्ट आके देखते हैं तो उसको इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और उसकी ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा मुल्क के अंदर जो उसकी ब्यूटी होती है वो भी कायम रहती है। लेकिन अगर हम डिफोरेस्टेशन करते रहेंगे, दरख्त ख़त्म करते रहेंगे, फॉरेस्ट ख़त्म करते रहेंगे तो इसकी ब्यूटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी, उसकी ब्यूटी भी कायम नहीं रहेगी, उसकी जो खूबसूरती है वो भी कायम नहीं रहेगी और टूरिस्ट वगैरह की अट्रैक्शन वो भी नहीं होगी। ये था हमारा डिफोरेस्टेशन के वो होता क्या है और उसके काजेज़ क्या हैं और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। और अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन KPK के अंदर ज़्यादातर वो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो तकरीबन अगर देखें तो कैनोपी फॉरेस्ट जो KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाए जाते थे, वो एक साल के अंदर ही तकरीबन 1% रह गए हैं। पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल से तकरीबन 1% रह गए, तो इस तादाद के साथ डिफोरेस्टेशन हो रही है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिस्ट हैं या एनवायरमेंटल साइंसेज पढ़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कानून वगैरह बना रहे हैं जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, कंजर्वेशन हो सके बायोडाइवर्सिटी की, और उसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं उनको एंडेंजर्ड होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके, और ह्यूमन बींग्स के जो इम्पैक्ट हैं वो भी कम किए जा सके। ये था हमारा पूरा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हमने इम्पैक्ट पढ़ा, डिफोरेस्टेशन पढ़ी और ओवर हंटिंग पढ़ी। इसके मतलब आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।